गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने अपना एक चैप्टर पढ़ा था चार्ज। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ज के आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग किसके, कूलॉम्स लॉ की। किसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ की। अब हम लोगों ने कल चार्ज पढ़ा, चार्ज में देखा, बात करी चार्ज के लिए हम लोगों ने कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कूलॉम्स लॉ ने बताया, कूलॉम्स ने बताया कि ये जो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, इन जो चार्ज का इंटरेक्शन है, इन चार्ज के लगने में जो इंटरेक्शन फोर्स आ रहा है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी चार्जेस की, चार्ज रिपेल कर रहे हैं या चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब हम बात करेंगे उन्हीं इंटरेक्शन में किस तरीके का फोर्स लग रहा है और किस चीज पे वो फोर्स वो डिपेंड कर रहा है। यानी जो कूलॉम्स लॉ है बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस और इन चार्ज के इंटरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, किसमें हम लोग, कूलॉम्स लॉ में। तो देखते हैं बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हमने क्या माना कि दो चार्ज हैं, सपोज एक ये प्लस Q1 चार्ज, अच्छा नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। क्या है, क्या माना, एक हमने माना एक ये प्लस Q1 चार्ज है और दूसरा कौन सा है, ये प्लस Q2 चार्ज है। एक प्लस Q1 चार्ज है और दो कौन से हैं, दूसरा कौन सा है, प्लस Q2 चार्ज है। तो अब क्या हुआ, दोनों प्लस हैं यानी सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यानी क्या करेगा, Q1 की वजह से Q2 कैसा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और Q2 की वजह से Q1 क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन बना देते हैं और इस लाइन को बोला सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्ज। अब ध्यान से देखना बेटा क्या हुआ, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। ये Q2 है, इस Q1 पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन 1, इस चार्ज को नंबर 1 दिया है, इस चार्ज को हमने नंबर 2 दिया है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब क्या है, रिपल्सिव है तो किसकी डायरेक्शन फोर्स की किधर की ओर होगी, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें तो ये क्या हो गया आपका, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों रिपल्सिव हैं। कूलॉम्स ने पहली बात ये बताई कि ये जो रिपल्सन फोर्स है, ये दोनों चार्ज के बीच का क्या है, जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या होगा, F12 एंड F21 जो दिया है। अब वो कहां पे करेगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर बिटवीन टू चार्ज। ये जो फोर्स है वो एक्ट कहां करेगा, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्ज। इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर की, उन पे ये फोर्स क्या नाम है, काम करेगा। मतलब ये इसको रिपल करेगा तो इसी सेंटर ऑफ लाइन पे, मतलब मेरी बात समझना है, बात कोशिश करना समझने की। क्या करेगा, ये Q2 है, Q2 Q1 को रिपल कर सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। Q2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रिपल करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या हो सकता था भाई, Q2 रिपल करता, Q1 इधर चला जाता, लेकिन इस तरीके से नहीं। क्या होगा, वो किधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये जो फोर्स क्या है, एक्ट अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। अब ये हो गया यहां से, ठीक है, यानी इसी पे ये फोर्स लगना चाहिए। पहली बात हो गई किसकी, कूलॉम्स लॉ की, ठीक बात। दूसरी बात क्या है,
दोनों चार्ज किस तरीके के होने चाहिए, स्टैटिक। अभी हम इस पे बात करते हैं, दोनों चार्ज किस तरीके के होने चाहिए, स्टैटिक, और दोनों चार्ज किस तरीके के होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है, स्टैटिक के होने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कूलाम्ब्स ने बोला कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं और वो आर सेपरेशन में रखे हुए हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन या दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर सेपरेशन में रखे हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। 2 पॉइंट चार्ज, 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज, थोड़ा सा बात को सही करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज अगर आर सेपरेशन के बीच में रखे हुए हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज F1 to F21 हमने यहाँ पे बता दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो कूलम्ब्स ने बोला, पहली बात बोली कि अगर 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज, 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज अगर क्या नाम है आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के किसके, मल्टीप्लिकेशन के। पहला पॉइंट बोला कूलम्ब्स ने, ये जो डेटा उन्होंने पूरी तरीके से उनका एक्सपेरिमेंटल था, उन्होंने बोला पहला पॉइंट कि जो फोर्स लग रहा है 2 चार्ज का वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। आपको एक बात समझ में आ रहा है, अगर चार्ज छोटा होगा तो फोर्स कम होगा, चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो उन्होंने बताया कि ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 चार्जेस। और दूसरा पॉइंट बताया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। इसको अच्छे से बना देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, 1/r² के। कूलम्ब्स ने बताया कि ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है चार्जों के मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओ उतना ही फोर्स क्या होता हो जाएगा, कम होता जाएगा। जितना पास आते जाओ उतना ही फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चार्ज जितने करीब करीब रखे होंगे वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। चार्ज जितने दूर रखे होंगे वो उतना ही क्या करेंगे, फोर्स कम लगाएंगे। तो 2 बात आई, 2 बात कूलम्ब्स ने निकाल के बताई। पहला पॉइंट आया कि चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r² के। अब हम क्या करें, यानी F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2/r²। F प्रोपोर्शनल हो गया किसके, Q1 Q2/r²। बहुत अच्छी बात। हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो यहां से हमने अभी यहां पे लिखा K, ये हो गया Q1 Q2/r²। अगर हम यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो F बराबर आ गया किसके, K Q1 Q2/r²। तो अब ये K क्या है, ये K क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसके बारे में और आगे बात करेंगे। अभी सिंपल कांस्टेंट रख के हम लोग बात करते हैं। K क्या है, एक कांस्टेंट है अभी जिसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। K क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। यूनिट निकालें, K की यूनिट निकालें तो ये हो गया आपका F का मतलब क्या हो गया आपका, न्यूटन। वेरी गुड। r² ऊपर गया तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। फिर Q1 Q2 कूलाम × कूलाम, यानी अपॉन में क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। K कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। थोड़ा सा और ठीक बात करते हैं इस बात को। एक्चुअली में क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में एक पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। ये जो K है, जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन है, ई नहीं है, क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या नाम है इसका, परमिटिविटी। ये क्या है आपका, परमिटिविटी। अभी इसके बारे में पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे। अभी खाली हम लोग K मान के 9 × 10⁹ इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान सुनना बात को। F अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स F किसके प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज
F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, और जब हमने कांस्टेंट हटाया तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू ये निकल के आई, और K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम लोगों ने बोला परमिटिविटी। ये जो परमिटिविटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? मीडियम की। ये डिपेंड करता है मीडियम पे। यहां पे जो K लिखा है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख रखी है 9 × 10⁹, वो क्या है? वो K किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए, या क्या बोल सकते हैं? वैक्यूम। K की जो अभी हम लोग यहां पे वैल्यू इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए, या क्या बोल सकते हैं? वैक्यूम के लिए। कई बार इसको हम लोग फ्री स्पेस वैक्यूम के साथ साथ किसकी भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं? एयर की भी एज्यूम कर लेते हैं। किसकी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं? एयर की भी एज्यूम कर लेते हैं। हालांकि एयर के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। फ्री स्पेस और वैक्यूम एक ही चीज है। फ्री स्पेस जहां पे कुछ ना हो, कोई मॉलिक्यूल ना हो, सेम बात किसके लिए हो गई? वैक्यूम के लिए। लेकिन एयर के तो मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन जनरल हम लोग 12th या बोर्ड्स के एग्जाम में इसको ये जो K है उसको हम एयर के लिए भी इतना ही मान लेते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्स स्क्वायर। इसका हम लोग आगे और बात करेंगे इसके बारे में। यानी जो कूलाम्स लॉ निकल के आया, कूलाम्स लॉ निकल के आया, वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा था। कूलाम्स ने जो फोर्स की बात करी, यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स की बात करी, बेसिकली वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा था। क्या होना चाहिए? जो चार्ज है उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल था, मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा था। चार्ज कम या ज्यादा होंगे तो फोर्स भी कम या ज्यादा हो जाएगा। जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है चार्ज की, वो उसके क्या नाम है? स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी बात, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? मीडियम पे। तो यानी अभी जो हम लोगों ने यहां से कंक्लूजन निकाला है, यहां से बात करी है, वो 3 चीजों पे जो फोर्स है आपका, कूलाम्स ने जो फोर्स की बात करी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की बात करी, वो डिपेंड कर रहा था। पहला बात किस पे डिपेंड कर रहा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, या और थोड़ी सी बात ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। प्लस माइनस अभी हम लोग बात करेंगे। जितना चार्ज ज्यादा है उतना ही फोर्स ज्यादा, जितना चार्ज कम है उतना ही चार्ज कम। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहां पे r क्या है? सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है आपका? r। तीसरा पॉइंट क्या आया कि फोर्स किस पे भी डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? मीडियम पे। K क्या है? K है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां पे हम लोगों ने एप्सिलॉन को क्या मान लिया? एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी, वो 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी हम लोगों ने K निकाल लिया है। इस K की वैल्यू एयर के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए तो हमने बता दी। अभी हम देखेंगे ग्लास के लिए, ऑयल के लिए, ठीक है, और दूसरे लिक्विड के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यानी जो फोर्स है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है, और उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है? बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसके इनवर्स के, और फिर क्या है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ खींचना चाहें कि किसके बीच ग्राफ खींचना चाहें? फोर्स वर्सेस r क्या है आपका? सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस। तो किस तरीके से रिलेशन है? 1/r²। यानी क्या होगा? ये यहाँ पे r कितना है? 0, और r बढ़ता जा रहा है। यानी जिस तरीके से r बढ़ रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा है? फोर्स आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपको मालूम है ना 1/r² का अगर हमें ग्राफ बनाना तो कुछ इस तरीके से जाएगा। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, जैसे गया और बड़ी तेजी से इसका क्या होने लगा? फोर्स कम होने लगा। तो बड़ी बेसिक सी बात थी। अभी हम लोगों ने कूलाम्स के बारे में बात करी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई ऐसी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। अब थोड़े से जो पीछे हम लोगों ने पॉइंट बात करें, कुछ बात करें पॉइंट पे, पीछे हम लोगों ने कुछ बात करी है पॉइंट की। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया
कि एक बात तो हमने बात डिस्कस कर ली कि ये जो फोर्स होगा ये कहाँ एक्ट कर रहा है, एक्ट अलोंग सेंटर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। बिल्कुल बात ठीक है, मतलब ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये भाई Q2 चार्ज है तो Q1 को क्या ना रिपल इधर भी कर सकता था, नीचे भी कर सकता था, यहां भेज सकता था, ऊपर भेज सकता था, लेकिन उसको कहां करना है, सेंटर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक बात है। फिर हमने एक दूसरी बात करी कि हमने कहा यार ये वैलिड तभी है जब Q कैसा हो आपका पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ बहुत छोटा सा चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा सा चार्ज। अब समझ में नहीं आया सर पॉइंट चार्ज क्या बताना चाह रहे हैं आप देखो इस चीज को इस तरीके से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि एक मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, हमने क्या कहा, अपने पास क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है, खूब बड़ा सा मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज होगा, क्या छोटा सा चार्ज होगा? तो कहो नहीं सर ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज क्या होगा, आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट दिखाई देगा। अभी इस पे क्या करना हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अभी ये पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन हमने कहा एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, लेकिन जो उसका जो स्फीयर का रेडियस बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर का है, ठीक है, तो बहुत छोटा सा हो गया, यही स्फीयर बहुत छोटा सा हो गया, तो आपको क्या दिखाई देने लगा, ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज की अभी अगर हम डेफिनेशन देखें तो खाली ये बोल सकते हैं बिल्कुल छोटा सा, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, एक छोटा सा चार्ज है, तो वो क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। बहुत अच्छी बात। अच्छा अभी आपको बताएं, ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये स्फीयर भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। किस तरीके से बताओ, क्या होगा, बड़ा सा स्फीयर है, पास में आ रहे हैं तो खूब बड़ा सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम दूरी पे चले जाएं, 100 मीटर दूरी पे चले जाएं, तो जो बड़ा सा स्फीयर था ना वो भी कितना दिखाई देने लगा, छोटा सा नन्हा सा दिखाई देने लगा। यानी क्या हो गया, वो भी किस तरीके से ट्रीट हो सकता है, पॉइंट चार्ज की तरीके से। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि स्फीयर भी एक तरीके से क्या हो गया, पॉइंट चार्ज की तरीके से ट्रीट हो गया। यानी क्या हुआ कि वो किस तरीके से होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका किस तरीके का, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। वेरी गुड। वो किस तरीके के जो चार्ज हमारे किस तरीके के होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। बहुत अच्छी बात। Q1 Q2 कैसे होने चाहिए, आपके पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इसको हम यहाँ से हटा दें। तो जो कूलॉम्स लॉ है वो कब अप्लीकेबल होगा, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अप्लीकेबल और लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। नोट से बनाते चलिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या आया, लिमिटेशन या एप्लीकेबल या कहाँ कहाँ पे कूलॉम्स लॉ लग रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि चार्जेस कैसे होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उस पे कूलॉम्स लॉ आपका वैलिड नहीं है। तो अगर हम चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख सकते हैं, नॉट वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसके लिए वैलिड नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि सर चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Q1 Q2 दोनों चार्ज छोटे से होने चाहिए, ठीक। दूसरा हमने बात बताया कि जो Q1 और Q2 हैं वो स्टैटिक होने चाहिए, वो रेस्ट पे होने चाहिए, वो मूव ना कर सकें। अब भाई सर ऐसे क्यों बात, ये तो बात आपके हम समझ गए कि क्या कर रहे हैं कि ये रेस्ट पे हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए। कूलॉम्स ने बताया, हम लोग चार्जेस पे पढ़ते क्या चलते आ रहे हैं कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। यानी चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ रहे हैं ना, तो पॉइंट सुनना बात को, मेरी बात।
अगर चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट में है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेंगे। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ गए, चार्ज किस में आ गए बेटा, मोशन में आ गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ वो मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट करने लगेंगे। तो इस केस में वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में आप लोग वहां पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्ज मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो क्या जनरेट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। अपनी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएंगे। यहां पे जो फोर्स बात कर रहे हैं, जो कूलम्ब्स ने फोर्स बात किया है, F12 F21 की बात करी है, वो किसकी बात करी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करी है। तो हम सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, charges must be at rest because rest charge generate only इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट जो मूविंग चार्ज है, चार्ज अगर मोशन में है, जो मूविंग चार्ज है वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा और साथ ही साथ क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देगा। बहुत अच्छी बात। तीसरा पॉइंट क्या है, फोर्स act along line joining of two charges। यानी क्या है, जो फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। यानी क्या बातें निकल के आई, कूलम्ब्स बताया कि Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, बीच के डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि क्या नाम है, जो फोर्स है वो लाइन ज्वाइनिंग के, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के एक्ट अलोंग में काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सही करते हैं इस चीज को। फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ, चलो इसी को कर देते हैं यहां से, सेंटर ऑफ टू चार्ज। चलो 3 बात हो गई। अब ये फोर्स क्या है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, अलग अलग मीडियम के अलग अलग वैल्यू, इसको लिमिटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। इस फोर्स की खासियत क्या है कि ये बहुत बढ़िया फोर्स है, आप बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है और बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम इसमें चौथा पॉइंट बोलें या इसके फायदे बोलें तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका रेंज है, जो डिस्टेंस का रेंज है वो बड़ा इनॉर्मस है, कि आप बड़ी से बड़ी डिस्टेंस में भी काम कर रहा है और छोटी से छोटी न्यूक्लियर डिस्टेंस तक भी काम कर रहा है। यानी ये फोर्स है आपका वो 10⁻⁻15 मीटर तक ये क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। कहां तक कर रहा है, 10⁻⁻15 मीटर। इससे कम के लिए भी वैलिड है बात, ठीक बात है। लेकिन होता क्या है कि अगर इससे कम डिस्टेंस होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं। क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट बढ़ जाता है कंपैरिजन टू किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के। तो ये भी हम लोगों ने क्या देखा, इतनी बात हमने देखी, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बात अच्छे समझ में आ गई। चलो तो छोटी छोटी बात देखी। अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी इसके बाद आगे देखेंगे। अब जो बात करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इधर बीच में तो जरूर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया। जब पहले रिटन में पेपर होता था, पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता था, तब ये जेईई में अधिकतर पूछ लिया जाता था। तो अगला हेडिंग डालना है आपको इसी कूलम्ब्स लॉ में कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्ब्स लॉ किसके फॉर्म में बात करने जा रहे हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म,
कूलम्ब्स लॉ बात करने जा रहे हैं हम लोग किसके, वेक्टर फॉर्म में। बहुत अच्छी बात। अब वेक्टर का नाम सुना, वैसे कुछ बच्चों को बुखार आ गया कि यार वेक्टर एक्टर क्या सर, वो तो ठीक है अपना Q1 Q2 ये अपना बढ़िया से लिख दिया और 2-4-5 लाइन लिख दी और वो पॉइंट जो आपने बताया वो लिख दिए, पूरे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर कूलम्ब्स लॉ पूछता तो अभी तक जो कराया वही आपको बात करनी है, लेकिन कई बार बोर्ड से पूछा गया है वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में क्या है कि कई बुक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, जैसे कुछ ऐसा लरोड़ा में कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जो बोर्ड की ज़्यादातर बच्चे बुक प्रेफर करते हैं कुमार मित्तल, उसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। आपको बात पूरा लॉजिक हम समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा देखें क्या बोला कूलम्ब्स लॉ के बारे में। 2 चार्ज हैं, वही वाला हमने ले लिया। एक ये चार्ज हो गया आपका प्लस Q1 और दूसरा चार्ज क्या हो गया आपका प्लस Q2। अब फोर्स लगना क्या है, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज पे, तो हमने बना लिया सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा कि Q2 Q1 को रिपल करेगा तो इस पे फोर्स लगा, यानी जो 1 इसको चार्ज नंबर 1 माना था उसको चार्ज नंबर 2 मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ठीक, अब ये हो गया फोर्स 1/2, फोर्स ऑन 1/2। यहां पे क्या हो गया, फोर्स ऑन 2/1। वेक्टर बना है, फोर्स वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करा कि इसका जो सेपरेशन था, सेपरेशन अभी हम लोगों ने कितना माना था, सेपरेशन माना था हम लोगों ने R। यहां फोर्स दिख रहा है वेक्टर है, और जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसमें बोलें, अगर हम ये बोलें कि हमने इसको थोड़ी देर के लिए क्या करें, R को हम क्या लिख लें, मॉड R। R को हम क्या लिख लें, मॉड R लिख लें। तो अब ध्यान सुनो बात को, ध्यान से देखो बेटा। अब 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, ये आप बिल्कुल सिंपल सी बात, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। R एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो सकता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है। R की डायरेक्शन दोनों हो सकती है भाई, यहां से यहां हो सकती है, यहां से वहां हो सकती है। चलो इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। R ये 2 वेक्टर हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम पहले बात करते हैं, पहला फोर्स F12। 1 मिनट के लिए हम फोर्स किसकी बात करते हैं, F12। ठीक है, F12 देखते हैं। F12 क्या होना चाहिए, पहली बात K Q1 Q2 और बीच का जो सेपरेशन है उसका हमने मॉड ले लिया। ये तो हो गया स्केलर फॉर्म, वेक्टर भी नहीं है। वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन क्या बताता है, यहां पे क्या आ जाता है बेटा, एक यूनिट वेक्टर। इस R को हम थोड़ा सा ऊपर लिख दें तो कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये R वेक्टर ये वाला लिखा हुआ हो, एक सेकेंड, ये वाला R वेक्टर ये लिखा हुआ है। यहां पे क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये यूनिट वेक्टर सर कैसे पता चले, हमने क्या कहा, F12 देखना है। चलो F12 देखना है। F12 देखने में क्या हो रहा है, 12 किधर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे, और इसी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आ रहा है, ये वाला आ रहा है। यानी ये इसके लिए ये इनिशियल और ये क्या हो गया, फाइनल। फिर से समझ लो बात को बेटा, जो वेक्टर R हमने लिखा है इसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। पहले तो ये हो गया, और ये वेक्टर ये हो गया। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा, ये डायरेक्शन बना दी, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। अब हमने कहा F12 के लिए बात करनी है, अपने लोग किसके लिए बात करनी है, F12 के लिए बात करनी है। तो क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन मॉड स्क्वायर, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब देखो इस F12 के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर है। कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला। तो डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या है, F12 की डायरेक्शन में ये R है, यानी ये इनिशियल और ये क्या हो गया, फाइनल। ये इनिशियल और ये क्या हो गया, फाइनल। तो ये हो गया यहां से K Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर, फाइनल माइनस
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। ध्यान सुनो बात को बेटा, बहुत आसान सी बात है। हमने क्या कहा, पॉइंट देखो, बिल्कुल आसान सी बात है। हमने क्या बोला कि एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है। क्या कोई तीसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? नहीं नहीं सर, तीसरी डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो हमने कहा F12 को देखते हैं। F12 किस पे है? Q1 पे लगने वाला फोर्स है। तो हमने कहा अच्छा देखें तो क्या हो गया, ये और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर किसका? डिस्प्लेसमेंट का। हमने कहा फोर्स इस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है तो यूनिट वेक्टर भी यही वाला ले लो। ये वाला लिया तो ये हो गया R, यानी R क्या हो गया, पहले इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, फाइनल ये, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो क्या हो गया आपका R, इसको सही कर देते, एक मिनट, R1 माइनस R2। क्या करते हैं हम लोग, फाइनल से इनिशियल को घटा देते हैं। इसको और थोड़ा सा ठीक कर लें, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर माइनस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है तो जो फोर्स निकल के आ गया K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये R क्यूब कैसे आ गया? आपने तो बोला था ना कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। R क्यूब इस वजह से आ गया कि ऊपर भी R है, डायमेंशनली बिल्कुल ये करेक्ट है। चलो बच्चों, हमने F12 लिख दिया। आप लोग कोशिश करो कौन सा फोर्स लिखने के लिए, F21। तो देखो हम थोड़ा सा आपका काम कर दे रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर। अब देखो F21 की ओर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, ये, यानी यहां से चला और यहां पे क्या हुआ, खत्म हुआ, यानी ये फाइनल और ये क्या, इनिशियल। तो क्या करते हैं हम लोग, R2, सॉरी एक मिनट, क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या हो गया आपका, कौन सा, R2 माइनस R1 का कैप। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, Q1 Q2 ये हो गया मॉड ऑफ R स्क्वायर, R2 क्या हो गया, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने F12 और F21 दोनों निकाल लिए। अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, कूलाम्स लॉ पढ़ा। कूलाम्स लॉ के बाद हमने क्या करा कि उसकी वेक्टर एनालिसिस करी। वेक्टर एनालिसिस से एक पॉइंट आप देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो कि ये फोर्स F12 है और ये क्या है, F21 है। ठीक है, दोनों एक लाइन पे लगे हुए हैं और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आप वेक्टर से भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा था, R2 माइनस R1, और यहाँ पे क्या आ रहा था, R1 माइनस R2। तो अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट लिखना चाहें इसके लिए कि जो वेक्टर ऑफ F12 होगा वो क्या होगा, F माइनस ऑफ F21। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसको इस तरीके से देखें कि जो आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसको भी क्या कर रहा है, ओवे कर रहा है, उसको भी बात कर रहा है कि ठीक है कि अपोजिट और डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहे हैं। यानी जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई।